हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ आपका मेंस का प्रिपरेशन शुरू हो गया होगा। देखें, आपके पास करीब 2 महीने के आसपास है जिसमें आपको पूरी तरह से मेंस की तैयारी करनी है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट शुरू किया है। एक क्लास में ऑलरेडी कर लिया था जिसमें इंट्रोडक्शन टॉपिक पर आपके साथ वर्कआउट किया था। मैंने आपको बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी में थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है एज कम्पेयर टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्शंस हैं जो बिल्कुल इसको अलग और विशिष्ट बनाते हैं। तो उसी संदर्भ में मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा और आज उसका संरक्षण टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2 डायमेंशन है जो एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है और दोनों को समझ कर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझा जाना अच्छा होता है। एक हुआ लोक प्रशासन प्रक्रिया का व्यवहार के रूप में और दूसरा लोक प्रशासन विषय के रूप में। जैसा कि हम लोग अभी आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं वह लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, और जहां आप जाओगे, जहां आप काम करोगे, वहां लोक प्रशासन आपको एक व्यवहार और प्रक्रिया के रूप में मिलेगा। तो प्रक्रिया और व्यवहार के रूप में जो लोक प्रशासन होता है वह पारिस्थितिक होता है और परिस्थितियों से हमेशा प्रभावित होते रहता है। उस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि लोक प्रशासन में हमेशा बदलाव आते रहते हैं व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में, और उसी अनुसार क्या होता है विषय के रूप में लोक प्रशासन में भी हमेशा परिवर्तन और बदलाव आते रहता है। इसलिए लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र प्रकृति हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तनशील रहता है। यो आप कहें कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में सदैव उद्विकास के क्रम में रहता है। क्लियर है? तो आप देखते हो कि लोक प्रशासन एक डायनेमिक विषय हुआ, एक परिवर्तनशील विषय हुआ, एक विकासरत विषय हुआ। इसलिए इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत डायनेमिक होते हैं, काफी चेंजिंग होते हैं, और स्टूडेंट जो पब्लिक एड लेकर तैयारी कर रहे होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह नजर रखे नौ प्रवृत्तियों पर और अपने पाठ्यक्रम में उसे शामिल करते रहे। तो आप ज्यादा अद्यतन होगे, ज्यादा प्रासंगिक होगे, ज्यादा अच्छा आंसर लिख पाओगे। जैसा कि आप जानते हो कि लोक प्रशासन को, जैसे इंट्रोडक्शन टॉपिक को मैं हल्का सा फिर से वर्कआउट कर दूं कि पहला टॉपिक लोक प्रशासन का होता है अर्थ विषय क्षेत्र महत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थ विषय क्षेत्र और महत्व से देखोगे हर साल क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर उसको कंटेक्चुअल क्वेश्चन बना के पूछते हैं कि लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र इसलिए परिवर्तन रहता है क्योंकि वह संदर्भ से ताल्लुकात रखता है और संदर्भ में परिवर्तन होते रहता है, इसलिए विषय क्षेत्र बदलते रहता है। फिर लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र पर यूपीएससी में बहुत दफा क्वेश्चन आया है। फिर आप देखते हो कि लोक प्रशासन के उद्विकास पर क्वेश्चन आता है कि लोक प्रशासन जो है वर्चुअली 1887 में अमेरिका में वुडरो विल्सन के प्रयासों द्वारा आरंभ हुआ और मतलब 19वीं सदी के मतलब कह सकते हो कि परिस्थितियां और 20वीं सदी के मतलब जो प्रथम पक्ष भाग में जो परिस्थितियां थी उसके विकास को व्यापक तौर पर प्रभावित किया, और अभी 21वीं सदी में बहुत विकास के क्रम पे बढ़ता आ रहा है और इसमें काफी तब्दीली हुआ, बदलाव आया है। हम पारंपरिक लोक प्रशासन से आज 9 लोक प्रबंध और 9 लोक सेवा उपागम की तरफ आ रहे हैं। तो इनमें जो बदलाव आया, प्रवृत्तियां चेंज हुई, उन पर भी नजर रखना और उसको एसेस करना बहुत जरूरी होता है। फिर आप देखते हो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कैसे भिन्न है, कैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दोनों करीब आकर भी एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं अक्सर बीपीएससी में। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि आज के तारीख में PPP वगैरह के आगमन से और 9 लोक प्रबंध अवधारणा में आज लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कई मायने में बराबर होते जा रहे हैं, समान होते जा रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक समान मूल्यों को साझा कर रहे हैं। विकसित और विकासशील देश में जहां तक लोक प्रशासन का सवाल है उसमें भी कमोबेश स्थिति यही है कि आज विकसित और विकासशील देश के बीच भी अंतर कमजोर पड़ता जा रहा है और आज विश्व के सभी देश लगभग एक समान समस्याओं को झेल रहे हैं, एक समान मुद्दों को साझा कर रहे हैं,
एक समान शासकीय मूल्यों को साझा कर आगे बढ़ा रहे हैं। एक मतलब आपका वैश्विक संविधानवाद जैसे स्थिति हो गई। क्लियर है। फिर आप देखते हो उस विकास के क्रम में हम लोग इसको 3 वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे एक हुआ पारंपरिक लोक प्रशासन जो विल्सन ने डेवलप किया था, जो विल्सन के विचारों में लोक प्रशासन जो 1887 में राजनीतिक प्रशासन विभागीकरण के बाद आरंभ हुआ। फिर दूसरा आप कह सकते हैं 1968 में प्रथम निम्नब्रुक सम्मेलन के बाद 9 लोक प्रशासन का शुरुआत हुआ। फिर 1992 में 9 लोक प्रबंध का आगमन हुआ जो सरकार की पुनर्खोज व्यवस्था से आरंभ हुआ। फिर आप देखते 2005 में 9 लोक सेवा उपागम आया। इन सब में क्या बदलाव आया इस पर भी आपको नजर रखना चाहिए और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 लोक प्रशासन पारंपरिक लोक प्रशासन से भिन्न कैसे हुआ, 9 लोक प्रबंध 9 लोक प्रशासन से भिन्न कैसे हुआ, 9 लोक प्रबंध और 9 लोक सेवा उपागम में क्या फर्क हुआ। तो ये सब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और आपको इस पर वर्कआउट करना चाहिए। क्लियर है। फिर आप देखते हैं क्वेश्चन आज टॉपिक उदारीकरण वैश्वीकरण के संदर्भ में लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा। इस टॉपिक को आप ना बहुत व्यापकता से देखेंगे। इसको आप प्रैक्टिकल एम्पेरिकल रूप से जोड़ के भी देख सकते हैं कि उदारीकरण वैश्वीकरण के बाद लोक प्रशासन किस प्रकार प्रभावित हुआ, विकसित देश का भी विकासशील देश का भी। तो इस पर आप वर्कआउट कर सकते हो और देखते हो कि हम लोग इसको ना स्वाट टेक्निक से भी देख सकते हैं। SWOT मतलब जैसे उदारीकरण वैश्वीकरण निजीकरण का लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव का सबल पक्ष क्या रहा, दुर्बल पक्ष क्या रहा, संभावित पक्ष क्या है, समझ रहे, और तनाव पक्ष क्या है, समझ रहे। मतलब S मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटी और T मतलब टेंशन। उस तरह से व्याख्या करके भी हम लोग देखते थे। एक बार अभी हाल में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि उदारीकरण वैश्वीकरण के कारण लोक प्रशासन जो ब्यूरोक्रेटिक स्वरूप का था आज कारपोरेट स्वरूप का होता जा रहा है। समझ आप देखते हो कि 9 लोक प्रबंध के आगमन से या फिर 90 के दशक के बाद से जो नया लोक प्रशासन आया है उसमें जो लोक प्रशासन का नौकरशाही पर जो स्वरूप था या राजकीय स्वरूप था थोड़ा कमजोर पड़ा है और आज बहुत सारे गैर राज्य के अलावे और भी घटकों को शामिल किया गया है जो नागरिक हित को प्रभावित करे, जैसा कि लोक विकल्प उपागम में हम देखते हैं। फिर इसी संदर्भ में गुड गवर्नेंस पर ही बात होती है जो विश्व बैंक ने 1992 में दिया था। और विश्व बैंक को लगा कि तृतीय विश्व के देशों की समस्याओं का मूल वजह गवर्नेंस की कमी है और उसने गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए गुड गवर्नेंस एक उपाय के रूप में बतलाया। क्लियर। ये गुड गवर्नेंस वैसे तो डेवलपिंग कंट्री के लिए विश्व बैंक द्वारा दिया गया, लेकिन ये कंसेप्ट वाइडर पर्सपेक्टिव का है, विकसित विकासशील सभी देशों में लागू होता है और इसका जो है लोक प्रशासन में जो तत्कालिक परिवर्तन हो रहे थे उससे भी अच्छा खासा संबंध है। और आज तो देखते हो अधिकांश राज्यों में देशों में चुनाव का आधार एजेंडा बन गया गुड गवर्नेंस। आप अपने राज्य बिहार में देख लो कि सुशासन के नाम पर मतदान होता है या सरकार बनती है। पिछले दिनों लिस्ट गवर्नेंस क्या कहते हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास या न्याय के साथ विकास, ये सब जो स्लोगन है टैगलाइन है ये गुड गवर्नेंस को दर्शाता है। जैसा कि आप इस टॉपिक को वर्कआउट करो और देखो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को वर्कआउट करो और उसी से एनालाइज करो क्या तरह का क्वेश्चन बनता है और उसी पर वर्कआउट करो। बहुत डिफिकल्ट है कहना कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर उस तरह के क्वेश्चन पर वर्कआउट किए रहोगे तो आपका प्रिपरेशन आसान हो जाएगा और एग्जाम हॉल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को टेकअप के बहुत बड़ा टॉपिक है और यूपीएससी में बहुत बड़ा हिस्सा इसका होता है। जैसा कि आप जानते हो कि प्रशासन में 2 घटक होते हैं, संगठन और प्रबंध। संगठन उसके ढांचा को कहते हैं और प्रबंध उसके प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे तो प्रशासन को अगर हम एक सिस्टम मान ले तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होंगे, तो हार्डवेयर संगठन हुआ और सॉफ्टवेयर प्रबंध हुआ। क्लियर। तो जैसे कि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है और सॉफ्टवेयर का मतलब और सॉफ्टवेयर का बगैर हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है, दोनों मिलते हैं तभी व्यवस्था चलती है। उसी प्रकार देखते हैं विश्व के जितने भी आज देश हैं जिनको आप विकसित देश कहते हैं, शक्तिशाली देश कहते हैं,
सब संगठन के दृष्टि से बड़ी मजबूत है। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। तो उसी प्रकार संगठन वही देश सबल है जो संगठन के दृष्टि से मजबूत है, चाहे इजराइल को, चाहे अमेरिका को, और किसी और प्रदेश को ले सकते हो। क्लियर है। अब रही बात संगठन एक केवल लोक प्रशासन में है, ऐसे बात नहीं है। हम तो संगठन के युग में ही जीते हैं। आज आप देखो, आप सवेरे से लेकर शाम तक आपके तमाम आवश्यकताएं किसी न किसी संगठन पर निर्भर है। जैसे आप देखो, आप परिवार में रहते हो, इसे प्राथमिक संगठन कहते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हो और सांस्कृतिक संगठन कहलाता है। आप बाजार और दुकान में सामान लेते हो, आर्थिक संगठन कहलाता है। आप देश की बात करते हो, राजनीतिक संगठन कहलाता है। तो आपका विभिन्न आवश्यकताएं वन वे और अदर वे विभिन्न संगठनों पर निर्भर है। बिजली आपको विद्युत बोर्ड से जुड़ा संगठन प्रदान करता है। उसी प्रकार आपको कानून और व्यवस्था पुलिस संगठन प्रदान करता है। उसी प्रकार राजस्व संग्रहण करने के लिए राजस्व विभाग से जुड़ा संगठन है। तो आपके तमाम आपदा प्रबंधन से जुड़ा संगठन मैनेज करता है। तो आपके विभिन्न आवश्यकताओं को, विभिन्न प्राथमिकताओं को एड्रेस कौन कर रहा है? संगठन कर रहा है। तो उस परिस्थिति में आप सवेरे से लेकर शाम तक अपने विभिन्न आवश्यकताओं के लिए संगठन पर निर्भर हो, और संगठन प्रभावकारी होगा तभी आपकी बेहतर ढंग से सेवा हो पाएगी। और संगठन प्रभावकारी तभी होगा जब हम संगठन को बेहतर ढंग से समझ सके, संगठन को बेहतर ढंग से परिभाषित कर सके, संगठन को बेहतर ढंग से डिफाइन कर सके। और उसी संदर्भ में संगठन में कई सिद्धांत और विचारधारा डेवलप किए गए हैं, जिन्हें हम प्रशासनिक चिंतन में सम्मिलित करते हैं। ये भर्तृहरि संगठन के सिद्धांत हैं जो विभिन्न विषयों में डेवलप किए गए हैं। जैसे नौकरशाही सिद्धांत डेवलप किया गया है समाज शास्त्र में। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत प्रबंध में डेवलप किया गया है। मानव संबंध सिद्धांत अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज एल्टन मेयो ने डेवलप किया है। इसी प्रकार आप देखते हो प्रशासनिक सिद्धांत, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट कहते हैं, प्रशासनिक चिंतन कहते हैं, इसमें जितने भी थ्योरी या जो विचारधाराएं डेवलप की है, उसी पर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये किससे संबंधित है? ये भर्तृहरि संबंधित है संगठन से, ये संबंधित है प्रबंध से, ये संबंध है प्रशासन से, और एक मायने में कह सकते हैं लोक प्रशासन से ये संबंध है। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। क्लियर है। जैसा कि आप जानते हो, इनको थ्योरी भी कहा जा सकता है, इनको अप्रोच भी कहा जा सकता है। समझ रहे? जैसे क्योंकि हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो लोक प्रशासन भौतिक विज्ञान नहीं है, और भौतिक विज्ञान की मान्यताएं इस पर पूरी तरह सटीक बैठता भी नहीं है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि लोक प्रशासन के बारे में विज्ञान समान सिद्धांत शब्द प्रयुक्त करना थोड़ा सा द्विधापूर्ण होता है, इसलिए सही शब्द इसमें इस्तेमाल हो सकता है उपागम, दृष्टिकोण, विचारधारा इत्यादि। मैंने एक यहाँ पर आपको बतलाने की कोशिश किया है कि एक श्रृंखला है, ये ज्ञान के विभिन्न रूप हैं। ज्ञान के प्रारंभिक रूप को हमने क्या बोला? ऑब्जर्वेशन बोला है, अवलोकन, जिसमें आप आंकड़ा संग्रह करते हो, आप जो देखते हो, जो ऑब्जर्व करते हो, तो उसको हम लोग प्राइमरी रूप कहते हैं। जैसे आप देखो, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह क्या होता है? सब कुछ देखता है और समझने की कोशिश करता है, तो उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फिर उस ज्ञान, आंकड़ा जो भी वह देखता है, समझने की कोशिश करता है, उस आधार पर उसका विचारधारा, उपागम या दृष्टिकोण विकसित होता है। तो दृष्टिकोण, विचारधारा या उपागम एक ही चीज हुआ। अवलोकन का नेक्स्ट रूप होता है विचारधारा, दृष्टिकोण या उपागम। जब यह साइंटिफिकली जांच लिया जाता है, परख लिया जाता है, एक क्राइटेरिया से गुजर लिया जाता है, तो यह किसका रूप ले लेता है? यह सिद्धांत का रूप ले लेता है। जैसा आपने देखा होगा व्यवहारवाद में डेविड स्टेन ने 8 प्रीमाइसेस डिटरमिन किए थे वैज्ञानिकवाद के या सिद्धांत निर्माण के। तो ये जब 8 चरणों से होकर गुजरता है तो किस चीज का बन जाता है? वो सिद्धांत बन जाता है। और सिद्धांत सभी विषयों पर अगर वो एग्जामिन हुआ था, सभी विषयों में परख लिया जाता है, सभी विषयों से सत्यापित हो जाता है, अंत में क्या रूप ले लेता है? दर्शन का ले लेता है रूप।
तो ज्ञान का अंतिम रूप क्या हुआ? दर्शन हुआ। अज्ञान का प्रारंभिक रूप क्या हुआ? अवलोकन हुआ। क्लियर है? तो इन दोनों में जो इस संगठन के संबंध में लागू होता है, इस संगठन के संबंध में जो प्रारंभिक ज्ञान का रूप हुआ वो ऑब्जर्वेशन हुआ, और संगठन के बारे में जो अंतिम रूप हुआ वह क्या हुआ? दर्शन हुआ। इन दोनों के बीच में विचारधारा और उपागम सिद्धांत वगैरह है। विचारधारा थोड़ा प्रारंभिक हो गया, उपागम प्रारंभिक हो गया, और सिद्धांत थोड़ा बड़ा व्यापक हो गया। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया है, सिस्टम थ्योरी इन एसेंस इज नॉट ए थ्योरी बट एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमेना कमेंट। मतलब कहता है प्रणाली उपागम हुआ, प्रणाली सिद्धांत वस्तुतः एक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक उपागम है जो संगठनात्मक प्रक्रम के अध्ययन के लिए विकसित हुआ है। टिप्पणी करे समझ, तो ये विचारधारा हुआ, दृष्टिकोण हुआ। तो जैसे हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कह देते हैं, नौकरशाही सिद्धांत कहते हैं, कहने में तो चलता है लेकिन वर्चुअली इनको सही दृष्टिकोण इनके लिए विचारधारा या दृष्टिकोण होगा। वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, नौकरशाही दृष्टिकोण ज्यादा सही होगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग टर्म लाइक थ्योरी, क्योंकि थ्योरी थोड़ा सा व्यापक हो जाता है और वह भौतिक विज्ञानों पर ज्यादा सटीक बैठता है सामाजिक व्यवहारिक विज्ञानों के तुलना में। लेकिन आज के तारीख में हम लोग इनके लिए भी सिद्धांत का प्रयोग करते हैं और इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे थ्योरी सब जो बना थ्योरिया से बना, जो वर्चुअली क्यूपिक्स से होता बना, लैटिन से ग्रीक वर्ड है क्यूपिक्स, इसमें होता है अंतर संबंधित धारणाओं का एक समूह, संबंधित धारणाओं का एक संग्रह जो किसी घटनाक्रम का व्यवस्थित व्याख्या करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। जिसके आधार पर हम तर्क वितर्क के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं, घटना को व्यवस्थित ढंग से समझा सकते हैं और कॉज इफेक्ट की व्याख्या कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? थ्योरी कह सकते हैं। तो सिद्धांत क्या हुआ? सिद्धांत हुआ अंतर संबंधित एजम्पशंस या धारणाओं का एक समूह जिसके आधार पर घटना का व्यवस्थित व्याख्या किया जा सकता है, तर्क पर वितर्क किया जा सकता है, समझ रहे हैं? कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिद्धांत कह सकते हैं। तो आप देखते हो आपके सिलेबस में इतने सिद्धांत या विचारधारा या दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में थ्योरी पर ज्यादा फोकस होता है, जैसे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत वगैरह वगैरह, लेकिन यूपीएससी में थिंकर पर ज्यादा फोकस होता है, विचारक पर ज्यादा फोकस होता है। जैसे सिलेबस वगैरह वर्कआउट करके पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट हो गया, दूसरा क्लासिकल थ्योरी है, तीसरा मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल हुआ, फिर चौथा डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ जो किताब लिखी गई मैरी पार्कर फॉलेट द्वारा, फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हुआ, फिर फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ये किताब लिखा गया किसके द्वारा? चेस्टर बर्नार्ड द्वारा, फिर साइमंस डिसीजन मेकिंग थ्योरी हुआ, फिर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक हुआ, उसमें थ्योरीज एक टॉपिक लगा, जैसे उसमें सिस्टम थ्योरी और कंटीजेंसी थ्योरी वर्कआउट करने के लिए दिया गया। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी के रूप में अगर किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया गया तो प्राइमरली मेनली दो है, लेकिन यहाँ भी एक थ्योरी क्लासिकल थ्योरी, ये भी थ्योरी ही हुआ। तो कहने का मतलब क्या, इसको थोड़ा अलग रखेगा, बाकी एक जगह ये थोड़ा अलग है, सिस्टम थ्योरी और कंटीजेंसी थ्योरी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यूटी में है, नहीं समझ, कोई अलग नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिलकर बनते हैं बिहेवियरल अप्रोच। और बिहेवियरल अप्रोच से ही सिस्टम अप्रोच आगे डेवलप किया है, और सिस्टम अप्रोच का ही आज का जो नवीन रूप है और कंटीजेंसी अप्रोच है, समझ रहे हैं? यूपीएससी के सिलेबस में कंटीजेंसी अप्रोच है, बीपीएससी सिलेबस में नहीं है। यूपीएससी में कंटीजेंसी अप्रोच पर एक दो दफा क्वेश्चन आया भी है, तो आपको ये सब पढ़ना है, और न केवल इस रूप में पढ़ना है बल्कि इस रूप में भी पढ़ना है। जैसे मैरी पार्कर फॉलेट को पढ़ना होगा, फिर आपको चेस्टर बर्नार्ड को पढ़ना होगा, फिर लिकट हुआ, एग्रिश हुआ, फिर मैकग्रेगर हुआ, ये सब पर भी पढ़ना पड़ेगा। और इस पर क्वेश्चन आता भी अक्सर है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैकग्रेगर पर क्वेश्चन एक्स और वाई पर क्वेश्चन आ सकता है,
सेवन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मैरी पार्कर पॉलिट पर कई दफा भी यूपीएससी में क्वेश्चन देखा गया है, तो आपको इस तरह से पढ़ना होगा। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप या तो प्रसाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर की पुस्तक उसे पढ़ें, उसको बाइबल के रूप में एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ें, एक बार में समझ में नहीं आएगा 2-3 बार पढ़ें। और नहीं तो फिर आप इग्नू का नोट्स पढ़ सकते हैं, बीए और एमए का। बीए और एमए वाला नोट्स में भी काफी अच्छा, ये खासतौर पर एमए वाला में मैंने देखा है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हुआ, साइमन हुआ, फिर क्रिस आर्गिस वगैरह पर बहुत अच्छा वर्क उन्होंने दिया है, आप इसको भी देख सकते हो। लेकिन इस पर आप कोई फांकी नहीं मार सकते हो। इसमें कोई एग्जामिनर को कोई मतलब बरगलाया नहीं जा सकता। इसमें आपके पास नॉलेज होगा तभी आप लिख सकेंगे। समझ रहे, तो इसको आप बेहतर ढंग से समझिए। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों मान ले कि ये लोग प्रशासन का क्रक्स हो गया, ये लोग प्रशासन का आत्मा हो गया। अदरवाइज बाकी जितने टॉपिक है सब तो फिर वो पॉलिटिकल साइंस में या इंडियन पॉलिटी में या फिर दूसरे विषयों में पढ़ाया जाता है। लेकिन ये टॉपिक जो होता है ना, वो लोग प्रशासन को थोड़ा अलग करता है, थोड़ा प्रबंध के निकट ले आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के निकट ले आता है। तो इस टॉपिक को आप 1 बाय 1 करके पढ़िएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो संगठन का पहला सिद्धांत हुआ 20वीं सदी के प्रथम दशक में आया है, जैसे नाम से पता लग रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध, यानी अंगूठे के आधार पर प्रबंध, अंगूठे के नियम के आधार पर प्रबंधन को कारित करता है और उसके आधार पर, विज्ञान के आधार पर प्रबंध का हिमाकत करता है या सही कहता है, पक्ष रखता है। It advocates to advocating application of science in management by replacing rule of thumb। रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करके ये साइंस के आधार पर प्रबंधन की बात करता है। क्लासिकल थ्योरी, इसमें फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में देखोगे टेलर टेक्निक को ढूंढने की बात किया है और प्रत्येक कार्य के लिए वन बेस्ट वे थ्योरी डेवलप करने के, वन बेस्ट वे कहा है कि संगठन में अगर प्रत्येक कार्य सर्वश्रेष्ठ विधि से संपन्न होगा तो निश्चित रूप से निष्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, श्रमिक को आय बढ़ेगा, प्रबंध का आय बढ़ेगा, संगठन को लाभ होगा, देश को लाभ होगा। क्लासिकल थ्योरी भी उसी समय डेवलप हुआ और उसको हेनरी फ्यूल और लूथर गुलिक और वेक ने रेले वगैरह डेवलप किया, लेकिन थोड़ा अलग होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट फंक्शन पर फोकस करता है, ये जो है स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। समझ रहे हैं, ये कहता है स्ट्रक्चर के बगैर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप व्याख्या नहीं कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लासिकल थ्योरी पे स्ट्रक्चर फोकस किया गया है। इसमें जैसे टेलर ने संगठन में वर्कर को टारगेट किया है, तो मैनेजर को टारगेट किया है और इसने संगठन के संरचना के कुछ सिद्धांत डेवलप किए हैं। जैसे हेनरी फ्यूल ने 14 सिद्धांत डेवलप किए, उर्विक ने 10 सिद्धांत, पहले 8 सिद्धांत, बाद में 29 सिद्धांत डेवलप किए, लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांत किए। ये सिद्धांत जो होते हैं, जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ये संगठन को पिरामिड आकृति प्रदान करते हैं, ये संगठन में मदद करते हैं। ये सिद्धांत को बाय द वे बाद के वर्षों में साइमन और दूसरे विचारकों ने उपहास उड़ाया। लेकिन आज भी कोई भी संगठन में आप चले जाए, कहीं भी चले जाए, समन्वय का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, पद सोपान का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, नियंत्रण विस्तार हुआ, चाहे आप आदेश की एकता ले लो, प्रत्यायोजन ले लो, ये सब सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और कुछ सिद्धांत तो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे समन्वय का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत वगैरह वगैरह। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं। और आप क्लासिकल थ्योरी पढ़ोगे, इस पर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये दोनों एक ही समय आया और एक ही में दोनों में काफी सिमिलरिटी भी है और दोनों दक्षता पर फोकस करता है। केवल अंतर ये है कि ये टेक्निक फोकस्ड है, ये वन बेस्ट वे ढूंढने की बात करता है, और ये प्रिंसिपल्स को ढूंढने की बात करता है, तो पोस्ट कोड को ढूंढने की बात करता है। वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, ये सोशियोलॉजी में डेवलप हुआ था। समझ रहे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो परिस्थितियां बदली थी, उससे निपटने के लिए एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, जो मैक्स वेबर ने काफी शोध अनुसंधान करने के बाद, सोचने विचारने के बाद एक मानसिक रचना के रूप में डेवलप किया था, जिसको आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और ये लोग प्रशासन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? इसका कारण क्या है
कि लोक प्रशासन का जो स्ट्रक्चर होता है वह ब्यूरोक्रेटिक होता है, इसलिए लोक प्रशासन में इन सब दोनों ऊपर वाले की तुलना में ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लोक प्रशासन का ढांचा ही ब्यूरोक्रेटिक होता है। इसलिए यह सिद्धांत मैक्स वेबर ने डेवलप किया था। ये लोक प्रशासन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, आज भी प्रभावित करता रहा है। भले आज कुछ इसके प्रेजेंशंस को हम दरकिनार कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, लेकिन इसका सैद्धांतिक महत्व पहले भी महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है और आगे भी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ रहे थे, बहुत थ्योरेटिकली कम से कम। फिर डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन एक किताब लिखा गया है मैरी पार्कर फॉलेट का। तो मैरी पार्कर फॉलेट को शास्त्रीय विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा के बीच में कड़ी कहा जाता है। मैरी पार्कर फॉलेट को कह सकते हैं प्रथम मानववादी विचारक कहा जाता है। वह पहली शख्स है जिसने संगठन को सामाजिक प्रणाली कहा है और प्रशासन को सामाजिक प्रक्रिया कहा है। उनके विचार जो है ना, सोने के खान के भांति है। वे भले शास्त्रीय विचारधारा के समय पैदा हुई, लेकिन उसके विचार उसके समय से काफी आगे के हैं। जैसे उसने कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट का मतलब न्यू डिफिनेशन ऑफ पावर हुआ, सत्ता और उत्तरदायित्व हुआ, फिर कह सकते हैं लीडरशिप हुआ। कितने कंसेप्ट दिए हैं, अगर आप देखोगे तो वो बहुत असाधारण है और आज भी बिल्कुल नया लगता है और बहुत ज्यादा संभावनापूर्ण लगता है। उन्होंने कहा कि जो विवाद होता है संगठन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतभेद होना ही होना है, तो उस परिस्थिति में हम उसको एकीकरण द्वारा मैनेज करें, रचनात्मक ढंग से समाधान करें। हम ऐसा समाधान करें जिससे किसी भी पक्ष को नुकसान ना उठाना पड़े। समझते, ये मतलब टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया था। कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट के बारे में बोला था, उन्हें बतलाया था कि आप जब भी किसी को आदेश दोगे तो उसे खराब लगेगा ही लगेगा, तो हम कैसे आदेश दे कि उसको खराब ना लगे। तो उन्होंने डीपर्सनलाइजिंग फिर रीपर्सनलाइजिंग के बाद कहा कि आदेश का निर्व्यक्तिकरण कर लो फिर पुनर्व्यक्तिकरण कर लो, तो उसको खराब भी नहीं लगेगा और आदेश भी दे दिया जाएगा। फिर उन्होंने सत्ता का डिफिनेशन दिया था, पावर ओवर और पावर विथ। तो उन्होंने बताया था कि पावर ओवर वन साइडेड टाइप का होता है, उसमें केवल सीनियर का पोजीशन इंप्रूव होता है, लेकिन पावर विथ में दोनों का होता है और ज्यादा डेमोक्रेटिक है। इसने पावर विथ पर फोकस किया था। इसके अलावा सत्ता, उत्तरदायित्व, नियंत्रण सबको डिफाइन किया था कि सत्ता जो होता है संगठन में ऊपर से नीचे तक जितने पदधारी हैं सबके सत्ता को जोड़ दो तो संगठन का सत्ता होता है, और जवाबदेही भी ऊपर से नीचे तक सबको जोड़ दो तो जवाबदेही होता है। इन्होंने सत्ता के प्रत्यायोजन को खारिज कर दिया। उन्होंने बोला सत्ता का प्रत्यायोजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सत्ता तो कार्यात्मक होता है और सत्ता जाएगा तो उसके साथ उत्तरदायित्व भी जाएगा, तो यहाँ प्रत्यायोजन का सवाल ही नहीं उठता है। फिर उन्होंने लीडरशिप के बारे में बताया कि किस प्रकार लीडर जो होता है एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति को अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, परिस्थितियों को भाप लेता है और चक्रीय रिस्पॉन्स, सर्कुलर रिस्पॉन्स न केवल परिस्थिति को प्रभावित करता है बल्कि परिस्थिति से प्रभावित होता भी है। तो उस सब पर उसने वर्कआउट किया था। ये जरा देख लीजिएगा, मैरी पार्कर फॉलेट में बड़ी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन उसकी किताब आई थी, उनके मरने के बाद आई थी, लेकिन उन्हीं के लेख और आर्टिकल्स को उसमें संयोग रखा गया था। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आप कह सकते हैं मेजर ब्रेक थ्रू हुआ, एक बीच में महत्वपूर्ण पड़ा हुआ कि शास्त्रीय विचारधारा पर आधारित जितने ऊपर वाले सिद्धांत और फिर बाद के वर्षों में जो सिद्धांत विकसित हुए उन दोनों के बीच में एक ठहराव काल, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल हुआ। मानव संबंध सिद्धांत को हम सामाजिक आर्थिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके पहले वाले जितने लोग सिद्धांत थे सब आर्थिक सिद्धांत थे, यहाँ सामाजिक पक्ष जुड़ गया, मानव पक्ष जुड़ गया, संगठन मानवीय व्यवस्था है ये पक्ष महत्वपूर्ण हो गया। औपचारिक संगठन में कई अनौपचारिक संगठन है, ये पहली बार खुलासा हुआ। हॉथॉर्न परीक्षण इसी से जुड़ा है जिसने इस सिद्धांत को आधार प्रदान किया है। सर एल्टन मेयो जो अमेरिकी समाजशास्त्री थे, मानव संबंध सिद्धांत के माध्यम से संगठन के एक अलग व्याख्या दिया। वो शास्त्रीय सिद्धांत को खारिज नहीं किया बल्कि शास्त्रीय सिद्धांत को सप्लीमेंट किया और नए डायमेंशन जोड़ा कि संगठन में केवल आर्थिक पक्ष नहीं
बल्कि सामाजिक पक्ष भी इम्पोर्टेंट है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इफिशियंसी इन इकोनॉमी को डिराइव किया जा सकता है। क्लियर है? अब बात आती है फंक्शन ऑफ द एक्सिक्यूटिव की। ये किसकी किताब है? चेस्टर बर्नार्ड का है। ये किताब व्यवहार, चेस्टर बर्नार्ड को आप प्रथम पूर्ण व्यवहारवादी विचारक कर सकते हो। इन्होंने संगठन में बहुत सारे कंसेप्ट दिए, जैसे संगठन एक सहकारी प्रणाली है, अनौपचारिक संगठन एक नैसर्गिक प्रणाली है। फिर उन्होंने संगठन में योगदान संतुष्टि संतुलन प्रदान किया। फिर उन्होंने सत्ता के स्वीकार्यता का सिद्धांत दिया, जोन ऑफ इंडिफरेंस प्रतिपादित किया। फिर इन्होंने आधे संचार के सिद्धांत बतलाए कि संचार का क्या संगठन में सिद्धांत होना चाहिए। फिर उन्होंने निर्णय को दो वर्गों में बांटा। उन्होंने ये भी बतलाया कि कार्यपालक का कार्य और संगठन का कार्य अलग होता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का कार्य और एसपी का कार्य अलग होता है। पुलिस का कार्य होता है कानून और व्यवस्था बहाल करना, और एसपी का कार्य होता है यह देखना कि पुलिस अपना कार्य करे। तो उस परिस्थिति में एसपी का कार्य क्या हो सकता है? पुलिस के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, उद्देश्य निर्धारित करना, संचार स्थापित करना, और यह सुनिश्चित करना हर हिस्सा अपने हिस्से का काम, हर इकाई अपने हिस्से का काम सुगम ढंग से सही तौर पर करे। तो यह फंक्शन ऑफ एक्सिक्यूटिव जो है बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मेजर ब्रेक थ्रू हुआ व्यवहारवादी विचारधारा के विकास के क्रम में। लेकिन व्यवहारवादी विचारधारा का जनक कौन है? हर्बर्ट साइमन है। इन्होंने शास्त्रीय सिद्धांत को प्रशासन का इन्हें कहावतें और मुहावरे की संज्ञा देकर उपहास उड़ाया। उनका कहना है कि प्रशासन के जो सिद्धांत, जिसको शास्त्रीय सिद्धांत डेवलप किया है, यह बेसिकली साइंटिफिक नहीं है। ये कहावतें और मुहावरे जैसा है, एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रहा है। इन्होंने कहा संगठन का कोई सिद्धांत नहीं होता है, अगर होगा तो पहला सिद्धांत निर्णय का सिद्धांत होगा। तो हर्बर्ट साइमन का मेजर फोकस पर है, निर्णय पर है, और निर्णय पर उन्होंने प्रशासनिक मानव अवधारणा विकसित किया है। उन्होंने कहा कि आम व्यवहार में पूर्ण विवेक सम्मत व्यवहार संभव नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्णय भी संभव नहीं है, बल्कि सीमाबद्ध विवेक सम्मत व्यवहार व्यक्ति करता है और संतोषजनक विकल्प का चयन करता है। साइमन को इसी प्रतिमान पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो साइमन का डिसीजन मेकिंग आप कह सकते हैं व्यवहारवाद का आधार है, बुनियाद है, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है। इस पर यूपीएससी कई दफा क्वेश्चन पूछता है, और ये जो है मतलब कह सकते हो कि निर्णय के क्षेत्र में मतलब कह सकते हो कि बहुत बड़ा उपलब्धि है, जिसको हर्बर्ट साइमन डेवलप किया था। व्यवहारवादी विचारधारा में ही एक और भी पछाया, जिसको सहभागितापूर्ण प्रबंध कहते हैं, जिसमें हम लोग लिकट और क्रिस आयग्रिस हुए, मैग्रेगर हुए, ये सब पे वर्क करते हैं कि लिकट ने ABCD सिद्धांत डेवलप किया, लिंकिंग पिन कंसेप्ट डेवलप किया, और उस पर देखते हैं क्रिस एग्रिस का बहुत सारा मैच्योरिटी, इमेच्योरिटी, मैच्योरिटी थ्योरी, इम्पर्सनल कॉम्पिटेंस थ्योरी, बहुत सारा चीज कह सकते हो, इनकन्वेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैच्योर पर्सनैलिटी, समझते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये सब बहुत सारा कंसेप्ट जो है क्रिस एग्रिस ने डेवलप किया। उसी पर मैग्रेगर ने सिद्धांत X, सिद्धांत Y डेवलप किया। इस पर क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछा जाता है, एग्रिस पर भी आ सकता है, मैग्रेगर पर भी आ सकता है, लिकट पर भी आ सकता है। तो इसको आप इग्नू के नोट्स या फिर आप प्रसाद किताब से पढ़ के इसको वर्कआउट करो, हर चीज पर फोकस करो। इस पर प्रीवियस पर एयर में जो आया हुआ क्वेश्चन उसको देखो, इस पर किस तरह क्वेश्चन आया है और क्या संभावित हो सकता है, तो उस पर वर्कआउट करने की कोशिश करो। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है ना थ्योरीज नाम के एक अलग जो ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में इन्होंने सिस्टम थ्योरी और कंटीजेंसी थ्योरी के नाम से इन्होंने डेवलप किया। यूपीएससी में कंटीजेंसी थ्योरी, बीपीएससी में नहीं है। सिस्टम थ्योरी को कह सकते हो अल्टीमेट हो गया यहाँ से, कंटीजेंसी को अगर हटा दिया जाए फॉर द टाइम बिंग। तो सिस्टम थ्योरी क्या है? ये संगठन का पहला सिद्धांत हुआ जिसमें सभी पक्ष पर विचार किया गया है, पर्यावरणीय पक्ष पर विचार किया गया है। इसके पहले जितने सिद्धांत और विचारधारा है सब सही थे, लेकिन अपूर्ण थे, सब अपर्याप्त थे। कोई भी संगठन का संपूर्णता व्याख्या नहीं करता है,
लेकिन ये सिद्धांत संगठन का पहला सिद्धांत है जो उसकी संपूर्णता में और साविकता में व्याख्या करता है या पर्यावरणीय पक्ष पर विचार करता है। समझ रहे हैं? तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अंतर संबंधित घटकों का वह संकुल जो आपस में मिलकर एक संपूर्णता का निर्माण करते हैं। जैसे शरीर में बहुत सारे कंपोनेंट है तो एक संपूर्णता का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार संगठन में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर एक संपूर्णता का निर्माण करते हैं। हमारे सिस्टम क्लोज भी हो सकता है, सिस्टम ओपन भी हो सकता है। जैसे जाति व्यवस्था जो हुआ वो क्लोज सिस्टम हुआ, वर्ग व्यवस्था ओपन सिस्टम हुआ। चाइना क्लोज है, अमेरिका ओपन है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल सिस्टम क्लोज होते हैं, सोशल सिस्टम ओपन होते हैं। सिस्टम का बहुत सारे खासियत होता है, इसमें संपूर्णवाद होता है, एक समान लक्षण होता है, एक समान परिणाम होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पुनर्निवेश प्रणाली होता है, आत्मनाश की प्रवृत्ति। ऑर्गेनाइजेशन इज टेंडेंसी टू डिसइंटीग्रेट। जैसे ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे सिस्टम क्या हो धीरे धीरे आत्मनाश की ओर बढ़ते चला जाता है। क्लियर है? समझ रहे हैं? ये इंट्रोपी टेंडेंसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देखते हुए सभ्यता देखते होंगे, विश्व में कितने बड़े बड़े सभ्यता रहे, फिर डेवलप हुए हैं, अपनी प्रकाष्ठा में पहुंचे, फिर धीरे धीरे अवनति के चले, फिर खत्म हो गए। फिर जैसे आज अभी डेवलप है, आगे भी डेवलप रहेगा, क्योंकि गारंटी नहीं है, वो धीरे धीरे डिजेनरेट करेगा, फिर अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे व्यवस्था इस तरह से। आज से देखते होंगे 50-60 साल पहले अमेरिका चाइना बहुत डेवलप थी, क्या कहते हैं, इंग्लैंड बहुत डेवलप था, लेकिन इंग्लैंड अब कमजोर पड़ गया। अभी दूसरे देश चाइना बहुत पूर्ण होगा, तो सर आने वाले देशों में वो भी कमजोर होगा। और दूसरा ये इंट्रोपी की टेंडेंसी, आत्मनाश की प्रवृत्ति होती है। संगठन जैसे जैसे आत्मनाश की ओर, विखंडन की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। क्लियर है? तो ये सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, संपूर्णवाद, गतिशील संतुलन, स्वाभाविकता, एक समान लक्षण, एक समान परिणाम, पुनर्निवेशन और आत्मनाश की प्रवृत्ति, जिसको हम लोग सिस्टम में पाते हैं। क्लियर है? यह संगठन का पहला सिद्धांत है जो संगठन का संपूर्णता में अध्ययन करता है। इसी पर 2017 में क्वेश्चन भी आया कि दिस इज बेसिकली नॉट ए थ्योरी, इट इज एन अप्रोच टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल फिनोमिना इन टोटलिटी। यह संगठन का संपूर्णता व्याख्या करता है। जैसे आप देख सकते जितने भी ना पूरा ब्रह्म स्वरूप दर्शा रहा है, विशाल रूप दर्शा रहा है। फंक्शनल एस्पेक्ट स्ट्रक्चरल से अलग नहीं है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ह्यूमन एस्पेक्ट से अलग नहीं है, ह्यूमन बिहेवियरल से अलग नहीं है, बिहेवियरल इन्वायरमेंटल से अलग नहीं, सब एक दूसरे से जुड़ा है। और जब तक सबका संपूर्णता में अध्ययन ना करेंगे तब तक आप संगठन का व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको किसी व्यक्ति का शरीर में यहाँ जख्म होता है तो ज्वर केवल यहाँ नहीं होता है, पूरे शरीर में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से सबका ताल्लुकात है। तो जब तक इन टोटलिटी को हम नहीं समझेंगे तब तक यहाँ का इलाज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिक थिंग रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? तो यह दूसरा कंटीजेंसी अप्रोच है, उसका वन स्टेप अहेड हो गया कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच में माना जाता है कि मतलब इसको हम लोग आकस्मिकता सिद्धांत कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि नो थ्योरी इज यू कैन से अप्रोप्रिएट इन ऑल सेटअप। समझ, द बेस्ट थ्योरी इज द विच इज अप्रोप्रिएट इन गिवन सिचुएशन। जो दिए गए परिस्थिति में उपयुक्त है वही सही सिद्धांत है। जैसे आप देखते हो कि आप तैयारी करके जा रहे हो, अभी आप बहुत लोग बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, या जीवन में और भी बहुत सारे काम करते रहते हो, काफी तैयारी करते हो, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा वो करूंगा, लेकिन कई दफा महसूस करते हो होता वही जो मंजूर है खुदा होता है कि नहीं होता। सब तैयारी धरा का धरा रहता है और उसी समय जो लॉ ऑफ द सिचुएशन होता है वही काम करता है। आप इंटरव्यू में बहुत सारे सोच करके इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाते हो, लेकिन वहाँ के परिस्थितियां के अनुसार फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। इफ एंड देन का मतलब क्या हुआ, जैसे परिस्थिति रहे कस्टम टेलर्ड मेथड। कस्टम टेलर्ड मेथड मतलब अभी आप बैठे मेरे से गप कर रहे हो, मेरे क्लास, अभी आपके घर से फोन आ गया कि किसी आपके दोस्त की दादी गुजर गई, आपका दोस्त बगल में बैठा था, आप तो क्या करोगे, बधाई दोगे कि तुम्हारी दादी गुजर गई, बधाई हो, उसको संवेदना दोगे, उसको ये शोक संवेद प्रकट करोगे उसके सामने। और किसी दोस्त का तुरंत फोन आए, उसकी नौकरी लग गई, तो क्या करोगे, उसको बधाइयाँ दोगे। तो जैसे ये पहले से कोई तय नहीं था
इसलिए जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से। तो कंटीजेंसी थ्योरी अभी क्या पता है कि अगला आज से करीब 3 मतलब आप समझ लो 1 साल पहले किसी को पता था कि पूरा विश्व आज एक ऐसे बीमारी के चपेट में आएगा जो पूरे व्यवस्था को उलट पुलट करके रख देगा। कोरोना के बारे में किसने जाना था? नवंबर दिसंबर तक कोई नहीं जानता था। इवन होली तक भी उतना लोग नहीं महसूस किया था कि इतने बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा मुसीबत सामने खड़ा है। और आपने देखा अर्थव्यवस्था को रोक दिया, लॉकडाउन कर दिया, इतने दिनों तक उत्पादन रुक गए, कितने तरह की तबाही हुई और अभी भी रुका नहीं, चल ही रहा है। तो ये इसके लिए क्या बेस्ट होगा? क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी काम करेगा? क्या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी काम करेगा? क्या क्लासिकल थ्योरी? नहीं, यहाँ केवल एक ही थ्योरी काम करेगा, कंटीजेंसी थ्योरी। जैसे परिस्थिति वैसा प्रबंधन, जैसा शैली, जैसे आप लीडरशिप में ही पढ़ते होगे, फिर आप मोटिवेशन मोरल में मोटिवेशन ही पढ़ते। द बेस्ट थिंग एज पर सिचुएशन, जैसे परिस्थिति रहेगा उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। इंटरनल फीट, एक्सटर्नल फीट, समझ रहे हैं? जो अंदर से फिट और बाहर से फिट, इस तरह से व्यवस्था पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। इफ एंड देन नो थ्योरी, जैसे आप एक देखते होगे डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम आता है, इसको मेन वर्सेस वाइल्ड कहते हैं। उस प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जो उसका जो अभिनेता है या जो उसका मुख्य किरदार है वो एक ऐसे परिस्थिति में अपने आप को ले जाता है जहाँ नथिंग इज डिफाइंड, कुछ भी डिफाइन नहीं है, आपके सामने कुछ भी हो सकता है और आपको उसके हिसाब से तैयार रखना है। तो वर्चुअली देखा है तो आम जीवन में आदमी भी कुछ उसी तरह का परिस्थिति में, हाँ उतना जटिल नहीं है लेकिन कुछ भी कुछ हो सकता है। अभी आप सब कुछ ठीक है, अभी कुछ उल्टा हो सकता है, फिर आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो उसी का व्याख्या करने वाले अप्रोच को हम लोग क्या कहते हैं? कंटीजेंसी अप्रोच कहते हैं। इस पर क्वेश्चन जेपीएस से बोलता है कि ये सिस्टम अप्रोच का ही एक विस्तार रूप हो गया। चाहे क्या चलिए सिस्टम अप्रोच में हम सिचुएशन को थोड़ा कह सकते हो कि क्या कहते हैं आपका, इसमें हम केवल स्पेस को ले रहे हैं, टाइम को नहीं मैनेज करते हैं। इसमें हम लोग टाइम एंड स्पेस दोनों को ले रहे हैं कि टाइम और स्पेस कैसे परिस्थितियां बदल जाती है और उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो कंटीजेंसी थ्योरी को आकस्मिकता सिद्धांत कहते हैं, जिस पर बहुत संभावना और इस पर क्वेश्चन लगातार बनते जा रहा है। इस पर आप देखोगे यूपीएससी में कई प्रसाद तो नहीं मिलेगा आपको, नया जो अभी बुक आ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, उस पर आपको मटेरियल मिलेगा। इग्नू में मैं नोट्स में आपको मिल सकता है, इस पर देख लेना कंटीजेंसी थ्योरी। तो कंटीजेंसी थ्योरी समझ में आया? कंटीजेंसी थ्योरी सिस्टम अप्रोच का एडवांस रूप हुआ, समझ रहे, जिसमें हम लोग मान के चल रहे हैं कि नथिंग इज गिवन, कुछ भी आपके साथ फिक्स श्योर नहीं है, कुछ भी मतलब आपको तयशुदा नहीं है, जैसे परिस्थिति आपको उसी हिसाब से मैनेज करना, उसी को कंटीजेंसी थ्योरी। इफ एंड देन, इफ ये रहेगा तो ये रहेगा, ये रहेगा तो ये रहेगा, इस तरह से मैं। और आम जीवन में इसका आज के तारीख में प्रासंगिकता देखो, आज के तारीख में आपदा प्रबंधन एक टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है? आज के तारीख में सिलेबस में आपदा प्रबंधन के संबंध में कितना व्यवहार में परिवर्तन किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रकोष्ठ नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, डीएम की अध्यक्षता में, ताकि परिस्थितियों को एड्रेस कर सके, मैनेज कर सके। कहीं सूखा आ सकता है, कहीं भूकंप आ सकता है, कभी भी बाढ़ आ सकता है, कभी भी भूचाल आ सकता है, कभी भी बादल फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी दंगा हो सकता है, समझ रहे, कहीं महामारी फैल सकता है। फिर उससे निपटने के लिए रिक्वायर्ड टू मैनेज, उसके लिए कंटीजेंसी मैनेजमेंट द बेस्ट वन। क्लियर है? तो आप इस पर वर्कआउट करोगे और इस पर मैं अभी आपको और सप्लीमेंट करते रहूंगा जैसे जरूरत होगा, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, सभी के लिए पढ़ना पड़ेगा। इस पर खूब मेहनत कीजिए, ये इस पर कोई फांकी नहीं मारना है। इसको आप 2, 3, 4 बार पढ़ें, प्लस क्वेश्चन से मिलाकर देखें और फिर उसका ना अपने से आंसर लिखने की कोशिश करें। मैंने भी आपको 2 क्वेश्चन आज की होमवर्क के रूप में दिया है, इस पर आप वर्कआउट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इन जनरल ह्यूमन बीइंग्स आर नाइदर एब्सोल्युटली इकोनॉमिक मैन नॉर एब्सोल्युटली सोशल मैन। कहने का मतलब क्या हुआ कि सामान्य तौर पर मानव जाति या मानव आम व्यक्ति ना तो पूर्ण रूपेण आर्थिक मानव है और ना पूर्ण रूपेण सामाजिक मानव है। टिप्पणी करें, आर्थिक मानव की बात कौन करता है? टेलर और सोरो के विचारक करते हैं। और सामाजिक मानव का बात कौन करता है? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहता है। एक व्यक्ति यदि केवल विवेक से काम करता है तो आर्थिक मानव हो गया, और एक व्यक्ति केवल
भावना से काम करता है तो सामाजिक मानव हो गया, इमोशन से। लेकिन आम व्यवहार क्या होता है? आम व्यवहार में न तो पूरा एक व्यक्ति पूरी तरह दिमाग से ही काम करता है, न पूरी तरह भावना से काम करता है, बल्कि दोनों को मिलाकर काम करता है, जिसे को प्रशासनिक मानव कहते हैं। समझ, इसको साइमन ने डेवलप किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट, जिसमें फैक्ट्स एंड वैल्यूज दोनों को उसने एड्रेस किया था। इकोनॉमिक मैन किससे इन्फ्लुएंस होता है? फैक्ट से। और सोशल सामाजिक मानव किससे होता है? वैल्यू से। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? फैक्ट एंड वैल्यूज दोनों यहाँ प्रॉब्लम होता काम होते। आज दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया, ह्यूमन प्रॉब्लम रिक्वायर्स ए ह्यूमन सोल्यूशन। मानवीय समस्या का मानवीय समाधान की आवश्यकता होता है। मानवीय समस्याओं के लिए मानवीय समाधान चाहिए, इस पर आपको टिप्पणी करना है। ये कहाँ आपने पढ़ा था? मानव संबंध सिद्धांत में पढ़ा था, हॉथर्न परीक्षण में पढ़ा था, अनौपचारिक संगठन के विवेचना क्रम में पढ़ा था कि हम देखते हैं कि जनरली मानवीय समस्याओं का गैर मानवीय तरीका से समाधान करना चाहते हैं, गैर मानवीय आंकड़ा से समाधान करना चाहते हैं, लेकिन मानवीय समस्याओं का मानवीय समाधान होना चाहिए। उसी में यह पॉइंट आउट किया गया था। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो दो क्वेश्चन मैंने आपको आज दिया। ये मानव संबंध सिद्धांत को पढ़कर लिखिएगा और ये लिखिएगा आर्थिक सिद्धांत, मतलब शुरू के दोनों सिद्धांत जिसमें आर्थिक मानव की बात की गई, फिर मानव संबंध सिद्धांत में सामाजिक मानव की बात की, और दोनों के बीच में जो साइमन ने प्रशासनिक मानव की संकल्पना दी है, उस पर क्वेश्चन को फोकस करके लिखा गया। तो ये क्वेश्चन को बनाने के पीछे का उद्देश्य वही है कि आपको एक होमवर्क दिया जाए, आपको एक ऐसा कंडीशन दिया जाए कि इस तरह का क्वेश्चन आप तैयार रखिए। यू डोंट टेक ग्रांटेड कि यही क्वेश्चन आएगा और आप गए छाप दिए एग्जाम में लिख के चले आएंगे, छाप के चले आएंगे। यूपीएससी में कुछ भी छापा नहीं जा सकता है। आपको कंटीजेंसी अप्रोच का ही इस्तेमाल करना है। जैसे क्वेश्चन देखे उसी हिसाब से मैनेज करें, समझ रहे? तब आप मेहनत कर सर्वाइव कर पाओगे वहाँ। समझ रहे? वहाँ कुछ भी रटाया से नहीं चलने वाला है, बल्कि वो हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास कुछ फैक्ट्स पीछे से पहले से अवेलेबल है और वैसा कुछ क्वेश्चन है तो उसका इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन मैनेज फ्रेम आपको उसी समय करना, मैनिपुलेट उसी समय करना पड़ेगा और उसी रूप में करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आपको काफी समझ में आ गया होगा आज का डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करें ही करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चंस को आप जरूर लिखें और मेरे से शेयर कर सकते हैं, मेरे को पोस्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? और अगर किसी तरह कोई दिक्कत है तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ तैयारी जारी रहना चाहिए, प्रिपरेशन जारी रहना चाहिए तब तक जब तक कि सफलता हासिल नहीं होता है। यूपीएससी आपसे ही उम्मीद करता है। नेवर गेट रिलैक्स। हमारे कभी ठंडा मत पड़िए, हमेशा एनर्जी में रहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए और तब तक रहिए जब तक कि आप गोल अचीव ना कर लेते हैं। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, टेक केयर, stay at home, but be alert and active. Okay, thanks. Enjoy.